नमस्कार। आज अपन शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर में मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता। दो टॉपिक है अपने, एक तो है सॉइल फर्टिलिटी और दूसरा है सॉइल प्रोडक्टिविटी। इसमें पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है और इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मृदा उर्वरता। बेसिकली सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होता है। मृदा उर्वरता क्या होती है, सिंपल शब्दों में अपन इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो जो मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक जो दशाएं होती है, इनका योग ही क्या कहलाता है, मृदा उर्वरता कहलाता है। अर्थात मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक जो कंडीशन है, उनका जो सम्मिलित मिश्रण है, उसको क्या कहा जाता है, मृदा उर्वरता। या अपन दूसरे शब्द में इसको डिफाइन करना चाहिए तो मृदा उर्वरता क्या है, यानी मृदा की वह क्षमता जो पोषक तत्वों को पादप वृद्धि हेतु उचित मात्रा व संतुलन में उपलब्ध करवाना। अर्थात मृदा की वह कैपेसिटी है मृदा उर्वरता जो क्या करती है, जो मृदा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स को वृद्धि करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उचित मात्रा और उचित बैलेंस में पौधों को उपलब्ध जो करवाती है, उस कैपेसिटी को कहा जाता है मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। इस सॉइल फर्टिलिटी को अपन मेजर नहीं कर सकते, केवल इसका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद में आता अपने मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक कारक और दूसरे हैं कृत्रिम कारक। नेचुरल फैक्टर और एक है आर्टिफिशियल फैक्टर। जो प्राकृतिक कारक है वो कौन कौन से हैं, पैतृक पदार्थ की प्रकृति या प्रवृत्ति, जलवायु,
स्थलाकृति मृदा आयु मृदा प्रोफाइल की गहराई कृत्रिम कारक में आते हैं अपने जलाक्रांति मृदा पीएच मृदा सूक्ष्म जीव फसल प्रणाली और मृदा जुताई का तरीका व समय। अपने इसमें एक आता है मृदा की भौतिक दशा, ये है अपने मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं? अपने 6 कारक है। पैतृक पदार्थ की प्रकृति कैसी है, पेरेंट्स मटेरियल कैसा है, क्लाइमेट, स्थलाकृति टोपोग्राफी, सॉइल एज, मृदा प्रोफाइल की डेप्थ कितनी है और मृदा की फिजिकल कंडीशन कैसी है। ये तो आते हैं अपने प्राकृतिक कारक में। कुछ कारक है जो कृत्रिम कारक माने जाते हैं, जैसे जलाक्रांति है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, सॉइल पीएच है, सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म है, क्रॉपिंग पैटर्न है, और जो अपने टीलेज है उसका जो अपना मेथड कैसा है और कौन से समय में करते हैं। तो इनमें से नॉर्मली जो जेट में अपने क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, प्राकृतिक कारक कौन से हैं और कृत्रिम कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं कारक, उनमें प्राकृतिक कारक कौन कौन से आते हैं और कृत्रिम कारक कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। यदि अपन करें इसके 12th बेसिस की बात तो 12th बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है, जिसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले एक प्राकृतिक कारक का उल्लेख कीजिए, एक प्राकृतिक कारक को समझाइए। तो एक अपन इनमें से जो 6 कारक है इनमें से किसी को भी अपन एक कारक को समझा सकते हैं या उसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं, या जैसे पूछ लिया जाता है जला कृत्रिम कारक को समझाइए एक को किसी को, या पूछ लिया जाता है फिर जैसे पैतृक पदार्थ मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, जलवायु मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, मृदा पीएच मृदा उर्वरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते। तो जेट और आईसीआर, बीएचवी और जो 12th बेसिस है अपने, उनमें इनमें से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इनके प्राकृतिक कारकों की। पहला जो कारक है अपने कि ये किस प्रकार मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगा। सबसे पहला अपनी पैतृक पदार्थ की प्रकृति। अब पैतृक पदार्थ क्या है, अपन ने जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसमें भी पढ़ा था कि पैतृक पदार्थ क्या माना जाता है। पैतृक पदार्थ का अर्थ ये है कि जिस पदार्थ से या जिस मैटर से मृदा का निर्माण हो रहा है उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, पैतृक पदार्थ। तो पैतृक पदार्थ कौन सा होता था, रिगोलिथ। किसको मानते हैं अपन, पैतृक पदार्थ किसको मानते हैं, रिगोलिथ। और रिगोलिथ में क्या आता था, ए, बी और सी तीनों मृदा संस्तर किस में आते हैं, रिगोलिथ में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये तो बात होगी कि पैतृक पदार्थ क्या होता है। अब पैतृक पदार्थ किस प्रकार से प्रभावित करेगा।
जैसा कि अपन अपनी बात करते हैं, जो बच्चे बच्ची उत्पन्न होते हैं उनमें जो गुण आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अपने माता पिता से। जैसे गुण माता पिता में होंगे वैसे के वैसे ही गुण किन में मिलेंगे? उनकी संतानों में मिलेंगे। ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे है, अर्थात जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की मर्दा का निर्माण होगा। जैसे यदि किसी पैतृक पदार्थ में यदि पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है तो उससे जो मर्दा बनेगी उसमें भी क्या होगा? पोषक तत्वों की मात्रा अधिक मिलेगी। यदि किसी प्रकार का जो पैतृक पदार्थ है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है तो मर्दा भी कैसी बनेगी? अम्लीय बनेगी। यदि पैतृक पदार्थ क्षारीय प्रवृत्ति का है तो मर्दा भी कैसी बनेगी? क्षारीय बनेगी। अर्थात जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की मर्दा का निर्माण होगा। जैसे मान लो अपने हैं जो आग्नेय चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, इनसे कौन सी मर्दा का निर्माण होता है? बालू मर्दा का। तो आग्नेय चट्टानें कैसी होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की भी होती है, तो मर्दा कैसी बनेगी? अम्लीय बनेगी। यदि जिस चट्टान से अपने मर्दा का निर्माण हो रहा है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तो मर्दा में भी क्या होगा? पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे। दूसरा आता अपनी जलवायु। जलवायु किस प्रकार प्रभावित कर रही है? यदि आर्द्र क्षेत्र है, वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक हो रही है तो क्या करती है? पानी जो बहेगा वो क्या करता है? पोषक तत्वों को बहा के ले जाएगा, जिसके कारण क्या होगी? अधिकांश पोषक तत्व क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे और मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे घटने लग जाएगी। यदि अपने वर्षा अधिक नहीं हो रही है तो अपने पोषक तत्वों का हाथ से नहीं होगा और मृदा उर्वरता क्या होगी? बनी रहेगी। शुष्क क्षेत्रों में भी क्या होता है? जो अपने लवण होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मृदा से निकल के, जैसे अपना ये फील्ड है इसमें लवणों की मात्रा अधिक है, ये लवणों का जमाव है। जब शुष्क जलवायु होती है तब क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया चलेगी? वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो कुछ अपने इस भूमि में जो पानी है वो तो क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया, और जो ये लवण है ये निकल के कहाँ जाते? बाहर आ जाते हैं, बाहर परतों के रूप में जम जाते हैं यहाँ पे, जिस कारण क्या होता है? धीरे धीरे पोषक तत्व तो हो जाते हैं खत्म और उर्वरता क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसके बाद में आता अपने स्थलाकृति। तो स्थलाकृति क्या है? अपने पास दो प्रकार के फील्ड है। एक में तो है अपने ऊपर से नीचे की तरफ ढलान, और एक है अपना केवल जो मैदानी क्षेत्र होता है। अब यदि अपना जो फील्ड है या कोई मृदा है या भूमि है उसमें ढलान पाया जाता है, स्लोप पाया जाता है, तो क्या होता है? उसमें जब वर्षा होती है तो पानी क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरह बहता है और पोषक तत्वों को क्या करता है? बहा के लेके चला जाता है। यही पोषक तत्व क्या होंगे? इसमें जो भी पोषक तत्व पाए जाएंगे ये बह के कहाँ चले जाएंगे? निचले क्षेत्रों में चले जाएंगे। इस कारण क्या होगा? यहाँ पे पोषक तत्वों का क्या होगा? अधिक जमाव हो जाएगा। इस कारण जो ये यहाँ की मृदा होगी इसकी उर्वरता तो क्या हो गई? कम हो गई, और यहाँ की जो मृदा है इसकी उर्वरता क्या हो गई? बढ़ गई। अर्थात जो ढलानदार क्षेत्र होते हैं उनकी उर्वरता हमेशा कम पाई जाती है, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उन मृदाओं की उर्वरता अधिक होती है। कारण क्या है कि ढलानदार क्षेत्र से क्या होते हैं? मृदा के जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, मृदा कण है, ये सब क्या होते हैं? बह के और मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस कारण मैदानी क्षेत्र की उर्वरता बढ़ जाती है और ढलानदार क्षेत्र की उर्वरता घट जाती है। इसके बाद में आता है अपने मृदा वायु। नेक्स्ट है अपने
मृदा आयु, सॉइल एज, मृदा आयु का अर्थ है कि जितनी पुरानी मृदा होगी, और एक जो नवनिर्मित मृदा है जो अभी करंट टाइम में बन रही है। तो इन दोनों में एक तो है पुरानी मृदा और एक है जो करंट समय में बनी है जिसका निर्माण अभी अभी ताज़ा हुआ है। तो इनमें उर्वरता किसकी ज़्यादा रहेगी? जो नई मृदा निर्मित होती है उसकी उर्वरता ज़्यादा रहती है, और जो पुरानी मृदा होती है उसकी उर्वरता कम रहती है। कारण क्या है? पहले तो क्या होगा, एक तो है पुरानी मृदा, नवनिर्मित मृदा। उर्वरता किसकी ज़्यादा रहेगी? नवनिर्मित मृदा की ज़्यादा रहेगी पुरानी मृदाओं की अपेक्षा, अर्थात इसकी आयु अधिक है और इसकी आयु क्या है? कम है। क्योंकि जो पुरानी मृदाएं होती है इनमें अपन क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, इनमें और क्या हो रहा है? मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा क्षरण या अपरदन की क्रियाएं हो रही है। ये कार्य होने के कारण क्या होती है? इनमें जो भी पोषक तत्व है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इस कारण अपने क्या हो रहा है? इनमें जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, इसके लिए क्या हो गई? मृदा उर्वरता घटने लग जाती है। जबकि जो नई मृदा निर्मित होती है उनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा मिलती है, जिस कारण क्या होती है? उसकी उर्वरता अधिक मानी जाती है पुरानी मृदाओं की अपेक्षा। तो सीधा सा अर्थ अपने यहाँ की अर्थात जो पुरानी मृदाएं हैं वो कम उर्वर होती है और जो नवनिर्मित मृदाएं होती है वो अधिक उर्वर होती है। फिर आता अपनी मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई का अर्थ है कि किसी एक निश्चित गहराई पर क्या हो, यदि कठोर परत, जैसे मान लो अपने ये इसकी गहराई ऊपर से नीचे की तरफ है, यहाँ तक अपने क्या हो गई? 1 मीटर मान लो। 1 मीटर के बाद में क्या है? यहाँ पे कठोर परत का उपस्थित है। दूसरा फील्ड है अपने, इसमें 2 मीटर, 2 मीटर की गहराई के बाद में क्या है? कठोर परत उपस्थित है। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई का मीन्स क्या है? अर्थात जितनी गहराई पे जो अपने कठोर परत होगी तो वहाँ क्या होगी? मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक मानी जाएगी। एक तो इसमें 1 मीटर की गहराई पे कठोर परत है और इसमें कितनी मीटर की गहराई पे? 2 मीटर की गहराई पे। तो जो मृदा प्रोफाइल है उसकी गहराई किस में ज़्यादा रहेगी? इसमें ज़्यादा रहेगी और इसमें कम रहेगी। अर्थात जब अपन जैसे पौधे लगाएंगे तो इसके पौधे कितनी गहराई तक फैल सकते हैं? कितनी गहराई से पोषक तत्व ले सकते हैं? 1 मीटर की गहराई से। यहाँ जो अपन पौधे लगाएंगे वो कितनी गहराई में फैलेंगे? कितनी गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करेंगे? 2 मीटर की गहराई से। अर्थात जितनी मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होगी उतनी ही मृदा क्या होगी? उपजाऊ होगी, और जितनी मृदा प्रोफाइल की गहराई कम होगी उतनी ही मृदा क्या होगी? कम उपजाऊ मानी जाती है। अर्थात अधिक प्रोफाइल की गहराई वाली मृदाएं अधिक उपजाऊ रहती है और कम प्रोफाइल की गहराई वाली मृदाएं कम उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद में आता अपनी भौतिक दशाएं या मृदा की फिजिकल कंडीशन। यदि जैसे मान लो ये खेत है, यदि इस खेत की भूमि की जो फिजिकल कंडीशन भौतिक दशाएं वो खराब है, अर्थात जैसे इसमें ऊबड़ खाबड़ हो या गड्ढे हो या लवणों का जमाव हो या ऊसर हो, लवणीय क्षारीयता से ग्रसित है, तो इसमें उर्वरता क्या होगी? कम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पोषक तत्व है वो पौधों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, तो उर्वरता क्या होगी? कम हो जाएगी। ये है अपने प्राकृतिक कारक। इसके बाद में अपन बात करते हैं कृत्रिम कारकों की, कि कौन कौन से ऐसे कृत्रिम कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं।
दूसरा अपनी कृत्रिम कारक। इसमें फर्स्ट है अपने जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक पानी का होना। जैसे जब कई बार क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, तब क्या होता है, खेत से जितना पानी इकट्ठा होता है वो पूरा पानी बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण क्या होता है, पौधों की जितनी आवश्यकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, उससे भी ज़्यादा क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? वाटर लॉगिंग कंडीशन या जलाक्रांति अवस्था। जलाक्रांति यानी जल की क्रांति का आना। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब कौन सी अवस्था क्रिएट हो जाती है? वायु संचार क्या होता है? वायु संचार डिक्रीज हो जाता है, वायु संचार घट जाता है। इस कारण क्या होता है, एक प्रोसेस चलती है विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, अर्थात नाइट्रोजन का लॉस होना। वायु संचार कम हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या होते हैं, अवायवीय अवस्था में क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो वो जीवाणु क्या करते हैं, एक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं जिसको बोलते हैं अपन विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। अर्थात जो मृदा में जो नाइट्रोजन है वो वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में पहुँच जाती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, विनाइट्रीकरण। इस प्रक्रिया के द्वारा अपने क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। जब नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी होने लग जाती है, तो मृदा में क्या होगा, अपने पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित रहने लगते हैं और मृदा उर्वरता क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। ये तो है अपने जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग कंडीशन किस प्रकार प्रभावित करता है। दूसरा आता है अपने इसमें मृदा पीएच। पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। मृदा पीएच का अपने यहाँ अर्थ है, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके 14 और ये है 7। 0 से 7 के बीच में तो कौन सी है, अम्लीय अवस्था, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय। अब जो मृदा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो सभी पोषक तत्व एक निश्चित पीएच मान पे ही क्या होते हैं, पादपों को उपलब्ध होते हैं। यदि मृदा का पीएच मान कम हो जाता है तो कुछ पोषक तत्व होंगे जिनकी कमी हो जाएगी या कुछ की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी, जिसका क्या होगा, विषैला प्रभाव पड़ेगा। पीएच मान बढ़ जाता है तब भी यही कंडीशन होती है, कुछ पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो घट जाती है, उपलब्ध होने की दर, और कुछ की बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, विषैला प्रभाव पड़ता है। तो जो पोषक तत्व वो एक निश्चित पीएच होने पर ही क्या होते हैं, पादपों को उपलब्ध होते हैं। लेकिन जितने अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वो लगभग 6 से 8 पीएच मान के ऊपर पादपों को अधिक उपलब्ध रहते हैं। जैसे अपन बात करें, जो बोरोन होता है वो लेस देन 7 पीएच पर पादपों को अधिक उपलब्ध होता है। यदि मोलिब्डेनम की बात करें तो वो मोर देन 7 पीएच पर पौधों को अधिक उपलब्ध होता है। यदि फास्फोरस की बात करें तो वो होता है 7.2 पीएच पर पौधों को उपलब्ध होता है। यदि नाइट्रोजन की बात करें तो ये होता है 6.5 से लेके और
8 के pH के मध्य पादपों को उपलब्ध होता है। तो कुछ ये पोषक तत्व ऐसे हैं जो क्या होते हैं, यानी एक निश्चित pH पर ही क्या होते हैं, पादपों को उपलब्ध होते हैं। यदि इस pH में बदलाव आ जाए तो पौधों को जो पोषक तत्व उपलब्ध होने की जो कैपेसिटी वो भी क्या होगी, बदल जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, मृदा उर्वरता में परिवर्तन आ जाता है। ये है अपने मृदा pH। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने मृदा सूक्ष्म जीव। तीसरा कृत्रिम कारक कौन सा है, मृदा सूक्ष्म जीव। तीसरा कृत्रिम कारक है मृदा सूक्ष्म जीव, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता अपने शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु। ये अपने मुख्यतया जो सूक्ष्म जीव है ये पाए जाते हैं मृदा में। यदि बात करते हैं अपन शैवाल की, कवकों की, एक्टिनोमाइसीटीज की और जीवाणुओं की। जीवाणु तो क्या करता है अपने, जैसे मोस्टली जो अपने राइजोबियम जीवाणु हैं, राइजोबियम जीवाणु, यह है एजोस्पाइरिलम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु तो क्या करता है, जो पादप होते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, मृदा में स्थिरीकरण करता है। एजोस्पाइरिलम खुले रूप में पाया जाता है मृदा में और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जब इन जीवाणुओं की संख्या मृदा में अधिक रहेगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा और मृदा की उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। जो कवक और एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं ये क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, विच्छेदन करते हैं, उनको सड़ाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। जब कवक और एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या ज़्यादा होगी तो कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन भी क्या होगा, अधिक होगा और कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन अधिक होगा तो अपने किसका निर्माण अधिक होगा, ह्यूमस का। और ह्यूमस क्या करता है, मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। इसके बाद में आता है अपनी जलाक्रांति हो गया, मृदा पीएच हो गया, मृदा सूक्ष्म जीव हो गया। इसके बाद में आता है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली, फसल प्रणाली का अर्थ है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न्स मीन्स जब अपन किसी भी खेत में यदि एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगा रहे हैं तो वो क्या करती है, वो फसल एक निश्चित मात्रा में क्या करती है, पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। जैसे मान लो कोई भी फसल है, गेहूँ है, गेहूँ को चाहिए नाइट्रोजन, तो क्या करेगी, जब अपन यदि बार बार गेहूँ उगाते हैं तो वो क्या करेगी, केवल नाइट्रोजन को ही ग्रहण करेगी। यदि कोई दूसरी फसल है, जैसे मान लो अपने मूंग है, ये करती है फास्फोरस को ग्रहण, तो ये क्या है, गेहूँ उगाएंगे अपने तो किसका उपयोग होगा, अधिक नाइट्रोजन का। यदि मूंग की फसल उगाएंगे बार बार तो किसका उपयोग होगा, केवल फास्फोरस का उपयोग होगा। इस कारण क्या होगी, यदि इस प्रकार की भूमि में जिसमें अपन गेहूँ उगा रहे तो वहाँ किसकी कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन का मात्रा घट जाएगी। जहाँ मूंग उगा रहे वहाँ किसकी मात्रा घट जाएगी, फास्फोरस की मात्रा घट जाएगी। तो इनकी उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात यदि अपन एक ही प्रकार की फसल प्रणाली अपनाते हैं
तो क्या होता है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। इस कारण क्या होता है, मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। यदि अपन इनकी जगह जो वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका कौन सा है, फसल चक्कर का, क्रॉप रोटेशन का, यदि अपन फसल चक्कर अपना रहे हैं तो क्या होता है, मृदा की उर्वरता अधिक होती है। क्योंकि फसल चक्र में क्या करते हैं अपन, प्रत्येक बार अलग अलग प्रकार की फसल को अपन उगाते हैं। जब अलग अलग प्रकार की फसल को उगाते हैं तो उनकी जो डिमांड है न्यूट्रिएंट्स की वो भी क्या होती है, डिफरेंट रहती है। इस कारण क्या होता है, अपने जो मृदा में जितने भी पोषक तत्व है उनका बैलेंस बना रहता है। इस कारण मृदा की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में आता है अपने जो 5वां कारक है वो है जो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कितनी है। तो 5वां कारक आता है अपने मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक जो पदार्थ होता है उस कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का। और ह्यूमस क्या करता है, उर्वरता को बढ़ाता है। अर्थात जितना मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा उतना ही क्या होगा, उसका विच्छेदन अधिक होगा। और जितना विच्छेदन अधिक होगा तो क्या होगा, अपने ह्यूमस का निर्माण उतना ही अधिक होगा। ह्यूमस क्या करता है, एक तो जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है और पोषक तत्वों की मात्रा को भी क्या करता है, बढ़ाता है। अर्थात जितना कार्बनिक पदार्थ अपने मृदा में उपस्थित है उतना ही क्या होगा, विच्छेदन अधिक होगा। और विच्छेदन अधिक होगा तो क्या होगा, उर्वरता बढ़ेगी। यदि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है तो विच्छेदन प्रक्रिया भी क्या होती है, कम होती है और उर्वरता क्या होती है, घटने लगती है। इसके बाद में आता है अपनी जुताई का समय व तरीका या विधि। यहाँ अर्थ है जुताई का समय व तरीका से। यदि मान लो कोई अपना जो फील्ड है उसमें ढलान है, यदि अपन जुताई ढलान के समानांतर करते, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, मृदा का कटाव अधिक होगा। क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो क्या होता है, यदि अपने जुताई भी इसी के समानांतर कर दी तो जो पानी का बहाव है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा का कटाव अधिक होता है। यदि अपन इसी जुताई को यदि विपरीत दिशा में कर दें तब क्या होता है, जो पानी का जो बहने का वेग है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, धीरा हो जाता है। धीमा होने के कारण क्या होता है, कटाव कम मात्रा में हो पाता है। इस कारण अपने पोषक तत्व बह के और नष्ट नहीं हो पाते हैं। समय की बात है, अर्थात जब अपन को यदि फसल उगानी है तो उससे कुछ समय पहले ही अपन उस खेत को तैयार करें। यदि अपन अनावश्यक समय में, जब अपने को आवश्यकता नहीं है तब भी अपन जुताई कार्य कर देंगे तो मृदा का कटाव क्या होगा, ज़्यादा होगा और पोषक तत्व क्या होंगे, नष्ट होते रहेंगे, जिसके कारण क्या होता है, अपनी उर्वरता घटने लग जाती है। अर्थात इसका अर्थ है कि एक तो जो जुताई का तरीका है, जो जुताई का मेथड है वो अपना सही होना चाहिए। ढलानदार जो खेत होते हैं उनमें ढलान की दिशा के विपरीत में अपने को जुताई करनी चाहिए। दूसरा, समय की बात कर रहे हैं अपन, तो समय अर्थात यानी कि जब अपने को फसल उगानी है, फसल की बुआई करनी है, उससे कुछ समय पहले ही अपने को क्या करना चाहिए, खेत
तैयार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने को 3-4 महीने पहले अपन ने जुताई करके खेत को छोड़ दिया तो उसमें क्या होता है, जब तेज़ हवाएं चलती है तो भी क्या होंगे, मर्दा कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। और यदि बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है तो भी क्या होता है, पानी जो बहता है वो अपने साथ क्या करता है, जो उपजाऊ भूमि है उसको बहा के ले जाता है, जिसके कारण क्या होती है, उर्वरता नष्ट होने लग जाती है। तो ये आज का अपना टॉपिक है मृदा उर्वरता का, जिसमें अपन ने क्या तैयार किया, मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उर्वरता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे मृदा उत्पादकता की, कि मृदा उत्पादकता क्या होती है और मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो अपन मृदा उत्पादकता क्या होती है। इसके बाद में है अपने मृदा उत्पादकता। पहले बात करते हैं अपन मृदा उत्पादकता होती क्या है। मृदा उत्पादकता सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता क्या होती है, किसी भी मृदा का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता या प्रति हेक्टर उपज, उसी को क्या कहा जाता है, मृदा उत्पादकता, सोइल प्रोडक्टिविटी। अर्थात मृदा का प्रति हेक्टर उत्पादन देने की क्षमता, या जो 1 हेक्टर से अपने को जितनी उपज मिल रही, जितनी यील्ड मिल रही है, उसी को क्या कहा जाता है, मृदा उत्पादकता। इसको जो मृदा उत्पादकता होती है, इसको अपन किस में मेजर करते हैं, इसका मापन किस में करते हैं, पूछ लिया जाए तो किस में करते हैं, या तो क्विंटल प्रति हेक्टर में या रुपये प्रति हेक्टर में। अर्थात उपज आई है वो कितने क्विंटल आई है, या तो इस रूप में अपन इसको मापते हैं, या उस उपज को बेचने से 1 हेक्टर से अपने को कितने रुपए मिले, उस रूप में अपन इसको व्यक्त करते हैं। अब मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो अपन बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक जिसमें अपने आता है पहला मृदा उर्वरता, भौतिक दशा, मृदा स्थिति, उत्पाद मांग, यातायात साधन और अन्य कारक। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं मृदा उर्वरता, कि मृदा उर्वरता किस प्रकार से मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था, मृदा उर्वरता क्या होती है, अर्थात जो मृदा के अंदर जो पोषक तत्व उपस्थित है, उन पोषक तत्वों को यानी पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता। अब यदि मृदा उर्वर नहीं होगी, अर्थात मृदा में वो कैपेसिटी है ही नहीं जो क्या करे, पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध करवा दे। यदि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे पौधों को तो क्या होगा, पौधा अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा और फल फूल नहीं बना पाएगा।
इस कारण क्या होगा, अपने को अंत में उपज नहीं मिल पाएगी। अर्थात यदि अपने मृदा उर्वर नहीं है तो क्या होगी, वो क्या हो, उत्पादकता भी नष्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी। यदि मृदा उर्वर है तो अपने हो सकता अपने को उत्पादन मिल जाए। वो फिर अपने किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर। अर्थात मृदा उर्वर है तो क्या होगा, मृदा उत्पादकता बढ़ भी सकती है या बराबर भी रह सकती है। इसका अपन आगे जिक्र करेंगे। यदि मृदा उर्वर है तो उत्पादक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि जैसे मृदा उर्वर का मीन्स तो क्या हुआ, जो मृदा में पोषक तत्व वो पोषक तत्व किनको मिल गए, पादपों को मिल गए। ये तो हो गए अपने मृदा उर्वर, अर्थात मृदा उर्वर है क्योंकि उसने क्या किया, उसकी जो कैपेसिटी थी वो पौधों को उपलब्ध करवा दिया। अब उत्पादक कब कहलाएगी वो, जब अपने को अंत में उस पादप से उत्पादन मिलेगा। यदि अपने को उत्पादन मिल रहा है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं कि मृदा उत्पादकता अच्छी है उसकी। लेकिन यदि कोई अन्य कारक है, जैसे जो अपने बीमारियां होती है या जैसे पाला गिर जाए या तेज वर्षा हो जाए, जिसके कारण क्या होते हैं, कई बार क्या होते हैं, पादप पौधे नष्ट हो जाते हैं और अपने को अंत में उपज नहीं मिल पाती है। तो अपने डिपेंड किस पे हुआ, अदर फैक्टर्स पे। अर्थात मृदा उर्वर होने पर भी वो मृदा उत्पादक हो या नहीं हो ये फिक्स नहीं है। तो अर्थात उत्पादक मृदा के लिए हमेशा क्या आवश्यक है, मृदा का उर्वर होना आवश्यक है। उत्पादक मृदा जब भी होगी जब मृदा उर्वर होगी, बिना उर्वर मृदा के उत्पादक नहीं कहला सकती। दूसरा है अपनी फिजिकल कंडीशन, भौतिक दशाएं, जिसमें अपन पढ़ सकते हैं मृदा कणाकार, जल धारण क्षमता, वायु संचार, ये आदि अपने इसमें आते हैं भौतिक दशा में। या मृदा संरचना, यदि किसी मृदा की भौतिक दशा खराब है तो उसमें जो पोषक तत्व है वो पादपों को नहीं मिल पाएंगे। यदि पोषक तत्व पादपों को नहीं मिल रहे हैं तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे अच्छी अपनी, और यदि उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो अंत में क्या होगा, जो यील्ड मिलने वाली है, जो उपज मिलने वाली है वो ना के बराबर मिलेगी और अपनी मृदा कैसी हो जाएगी, अनउत्पादक हो जाएगी, अनप्रोडक्टिविटी कहलाएगी। जैसे यदि मान लो अपने जो जल धारण क्षमता है, यदि किसी मृदा की जो जल धारण यानी जल को रखने की जो कैपेसिटी है वो कम है तो ये पौधों को क्या होगा, पानी कम मात्रा में मिलेगा। पानी कम मात्रा में मिलने के कारण क्या होगा, अपनी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और जो यील्ड जो उनको देनी है वो यील्ड नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या हो जाती है, मृदा उर्वरता, इस मृदा उत्पादकता क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसी कंडीशन होती है वायु संचार में। वायु संचार अच्छा नहीं होगा, यदि मान लो जैसे वायु संचार में बाधा आ रही है तो जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ों का विकास नहीं होगा तो जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण पूरा नहीं हो पाता है और उपज नहीं मिल पाती, उसकी वृद्धि ही नहीं होगी तो उपज कहाँ से मिलेगी। इस कारण भी क्या होता है, जो मृदाएँ होती है वो अनुत्पादक की श्रेणी में आ जाती है। फिर आता अपने मृदा स्थिति, जो अपने मृदा की लोकेशन है। यदि बाकी सब जितने भी ही कारक है ये सब सही है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी मृदा की उत्पादकता, मृदा की स्थिति पर। यदि कोई सिटी है, शहर है, इसके नज़दीक है, यदि अन्य कारक समान है तो अपने जो भी उत्पाद होगा वो उत्पाद शहर में पहुंचेगा। जो उत्पाद होगा अपना खेत का वो शहर में अपन आसानी से पहुंचा सकते हैं। अर्थात अपने जो यातायात है इसमें भी क्या हो रहा है, खर्चा अपने कम लग रहा है। यदि शहर से एक फील्ड हो यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ पे उत्पाद को पहुँचाने में क्या लग रहा है, अपने को खर्चा अधिक लग रहा है। इस कारण क्या होती है, शहर के जो नज़दीक जो अपनी भूमि होती है उसकी उत्पादकता क्या होगी,
अधिक होगी, और जो शहर से जितनी ज़्यादा दूर होगी उसकी उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जैसे 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर का जो उत्पाद अपन ने उसको शहर में जाके बेचा तो अपने मिले अपने को 10,000 रुपये। यहाँ का जो उत्पाद है उसी को अपन ने उसी शहर में बेचा 1 हेक्टेयर का ही, और अपने को यहाँ से मिले कितने, 8,000 रुपये। तो क्या हुआ, अपने यहाँ तो 1 हेक्टेयर का रुपये कितना हो गया, 10,000, यहाँ कितने हो गए, 8,000। तो किसमें ज़्यादा मिले, जो नज़दीक है उसमें अपने को रुपये ज़्यादा मिले प्रति हेक्टेयर। तो उत्पादकता किसकी ज़्यादा रहेगी, नज़दीक वाली जो भूमि है उसकी उत्पादकता हमेशा ज़्यादा रहेगी। फिर है उत्पाद की मांग। यदि अपने उत्पाद जो अपन ने खेत में उगाया है, जो फसल अपन ने खेत में उगाई है, यदि उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, अधिक रहती है, तो क्या होगा, उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि उत्पाद मांग बढ़ती है तो उत्पादकता भी क्या होगी, उत्पादकता भी बढ़ेगी। यदि मांग घट रही है तो उत्पादकता भी क्या होगी, घटेगी। जैसे मान लो अपना एक खेत है, उस खेत में अपन ने गन्ना उगा दिया। अब यदि बाज़ार में गन्ने की डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, अपने को जो गन्ना है उसका जो प्राइस होगा वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो अपने जो प्रति हेक्टेयर जो अपने को रुपए मिलने वाले हैं वो अधिक मिलेंगे। यदि जो उत्पाद है, जो अपना गन्ना, उसकी बाज़ार में डिमांड नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको लो प्राइस में, कम प्राइस में भी अपने को उसको सेल आउट करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, अपना प्रति हेक्टेयर जो रुपए मिलने वाले हैं वो रुपए कम मात्रा में मिलेंगे। इस कारण क्या होता है, जब यदि मांग अच्छी होती है तो उत्पादकता भी क्या बढ़ती है, और मांग कम होती है तो उत्पादकता क्या होती है, घटने लग जाती है। फिर आता अपने यातायात के साधन। अर्थात यातायात के साधन का मीन्स है अपन जो अपना उत्पाद है उसको बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, उसके बीच में जो यातायात उसकी जो सुविधा, यानी उसको खेत से घर पहुंचाना, घर से अपने जो मंडियां होती है उन मंडियों तक पहुंचाना, तो इसमें जो यातायात लग रहा, अपना जो खर्चा लग रहा है, ये जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, अपनी उत्पादकता कम होने लगेगी। जितना यातायात का खर्चा कम लगेगा अपना, उतनी उत्पादकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि जो अपने खर्चा लगेगा उसको अपन किसमें से घटाएंगे, जो अपना प्रति हेक्टेयर जो उपज आ रही है उसके जो रुपए मिल रहे उसी में से वो क्या होंगे, घटाए ही जाएंगे। इस कारण यातायात पे जितना खर्चा ज़्यादा होगा उत्पादकता उतनी क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। फिर आता अपने अन्य कारक। अन्य कारक में आता है जैसे प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल मौसम या जलवायु, बीमारियां, कीट जैसे पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, ये सभी पढ़ रहे अपन अन्य कारकों में। जैसे जितनी भी अपन ने अब तक चर्चा की ये सब सही हो जाए, लेकिन अंत में प्रतिकूल मौसम जैसे कि वर्षा अचानक हो जाए, असमय पे वृष्टि हो जाए, जब आवश्यकता नहीं है, जब अपने को फसल की कटाई करनी हो और उस समय अपने वर्षा हो जाए तो अपनी फसल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने के कारण क्या होगा, जो अपना उत्पाद है वो या तो क्वालिटी में ख़राब हो जाएगा या जो उसकी मात्रा है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अपने को कम उत्पाद मिलेगा और अपने जो प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसा ही यदि मान लो सब कुछ अच्छा था, मर्दा ने क्या किया, पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवा दिया,
पौधे ने भी अच्छी वृद्धि की, अच्छा जो पुष्पन हुआ उसमें अच्छा फलन हुआ, लेकिन जब फलन के बाद में क्या हुआ, उसमें अचानक कुछ बीमारियां लग गई या अचानक उसमें कुछ कीट लग गए, तो अपना जो उत्पाद है वो क्या हो गया, या तो क्वालिटी में डिक्रीज हो गया या जो अपना उत्पाद है उसकी मात्रा घट गई, जिसके कारण क्या हुआ, अपने को कम मात्रा में जो उत्पाद मिला उसके लिए क्या हुआ, उत्पादकता घट गई। अर्थात ये कुछ कारक है जो क्या करते हैं, उत्पादकता को घटा सकते हैं। इसके बाद में अपने आता है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में डिफरेंस क्या है। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या डिफरेंस है। यदि अपन बात करें मृदा उर्वरता की, मृदा उर्वरता क्या है, पोषक तत्वों को पादप वृद्धि हेतु उपलब्ध करवाना। ये तो क्या कहलाता है, मृदा उर्वरता। मृदा उत्पादकता क्या है, प्रति हेक्टर उपज को अपन क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता। दूसरी बात करें, मृदा उर्वरता किसका संगठन माना जाता है, भौतिक, जैविक, रासायनिक, इन जो शक्तियां हैं या जो कंडीशन है इनका योग क्या निर्धारित करता है, मृदा उर्वरता को। मृदा उत्पादकता को कौन निर्धारित करता है, उर्वरता करता है, भौतिक दशा ये करती है, यातायात के साधन करते हैं, मांग करती है, ये किसको निर्धारित करेंगे, मृदा उत्पादकता को। इसका प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते। इसको किस में अपन मेजर करते हैं, या तो प्रति हेक्टेयर उपज में, या अपन लिख सकते हैं क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, या रुपए प्रति हेक्टेयर में। जबकि अपन इसको मेजर नहीं कर सकते, केवल अपन इसकी जो कंडीशन है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में है, उनका अपन प्रयोगशाला में जाके परीक्षण कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जबकि जो उत्पादक मृदा होगी, उत्पादक मृदा हमेशा कैसी होगी, उर्वर होगी। क्योंकि जब अपने को उपज कहाँ से मिल रही है, पादप से। अब पादप कब बनेगा, जब पादप को मृदा से पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलेंगे, तो वो क्या होगा, अपनी वृद्धि करेगा, तब ही जाके क्या होगा, अपने को किसी पादप से उपज प्राप्त होगी या यील्ड प्राप्त होगी। यदि अपने को जो पादप है वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, अपने को उपज नहीं मिल पाएगी। अच्छी वृद्धि किस कारण नहीं हुई उसकी, यदि उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो अच्छी वृद्धि नहीं होगी। यदि पोषक तत्व उसको उपलब्ध हो गए समय पर और उचित मात्रा में, तो पादप क्या होगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करेगा तो मृदा क्या कहलाएगी, उर्वर कहलाएगी। इस कारण जो उत्पादक मृदा होती है वो हमेशा उर्वर होती है, लेकिन जो उर्वर मृदा है वो हमेशा उत्पादक नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ जैसे बीमारियां थी,
कुछ कीट थे, कुछ प्रतिकूल जो अपने जलवायु मौसम है उसकी दशाएं थी, उनके कारण क्या होता है, पौधा नष्ट हो जाए या पौधा क्षतिग्रस्त हो जाए तो अपने को क्या होगा, उपज नहीं मिल पाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस है जो क्या है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में है। तो इसमें से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में 2 अंतर लिखी है, तो ये अंतर आप ध्यान में रखना है। ये आज का टॉपिक अपना कंप्लीट है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप जब इस वीडियो को देखते हो तो आप अपने पास ईयरफोन या हेडफोन या माइक्रोफोन होंगे, उनका यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से और अच्छी तरीके से आपको वॉइस सुनाई दे। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे कोचिंग का जो ऐप है उस ऐप को भी आप डाउनलोड करके और उसमें भी आप फीडबैक दे सकते हो, या जो आपका कोई सुझाव हो तो आप उसको भी दे सकते हो। आपको यदि किसी प्रकार का और अन्य कोई डाउट हो तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।